ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मेरे साथ 30 में से 30 की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए और वर्ग एक टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और ये क्लास सीजीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है, पॉइंट को समझना है, एक एक ऑप्शन को समझना है और फिर उसके आगे हम लोग साथ में मिलके सीखते चलेंगे। ठीक है, प्रतिदिन ये क्लास आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर भेजेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी साथ एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये सूचना पहुंच सके। और एक जानकारी आपको देना है कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कल हमारे यहाँ जो ऑफर चल रहा था वो ऑफर आज की डेट में है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो छूट गए ऑफर का लाभ लेने से, वो अभ्यर्थी आज की डेट में ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ मैथ लेक्चरर की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं सभी लोग, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? एक बार बताइएगा। हाँ, एकदम सही है। देखिए, हाँ उसमें वो भी क्लास होगी लेकिन अनोखी जी वो अदर सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, ये एक टाइम फिक्स है, उस टाइम में भी आज आपको क्लास मिलेगी। देखिए, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसने दो आयामों, एक इंट्रोवर्ट है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया था? सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग, एरिच फ्रॉम या हम कह सकते हैं हंस इशेनक। बताइएगा सभी लोग। अच्छा, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? ओके, देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट कभी। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिगमंड फ्रायड की। तो सिगमंड फ्रायड हमारे नहीं है, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। एरिच फ्रॉम नहीं है, हंस इशेनक नहीं है, इनका नाम है कार्ल जूंग। इनको युंग भी कहा जाता है और इन्होंने मूल रूप से दो प्रकार बताए थे। मूल रूप से दो प्रकार बताए थे, एक इंट्रोवर्ट था और दूसरा एक्सट्रोवर्ट था। इसके बाद में इन्होंने तीन प्रकार बता दिए। इसलिए जब भी पूछेगा युंग ने मूल रूप से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए तो दो बताना है, और अगर मूल वर्ड यूज नहीं करेगा तो आपको तीन लेके चल रहा है, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा एम्बिवर्ट हो जाएगा, यानी कि उभयमुखी। क्या बोलेंगे हम लोग? उभयमुखी। इन्होंने वर्गीकरण तीन भी किया था, इन्होंने वर्गीकरण को तीन प्रकार में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो हमारे ये हो जाएंगे कौन? ये हैं कार्ल जूंग या युंग। ठीक है ना, समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी सभी जी, बहुत बढ़िया। द फुल फॉर्म ऑफ SEN इज स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन या सोशल एजुकेशन नीड, स्पेशल एजुकेशन नीड, स्पेशल एंड एक्सेप्शनल नीड। ठीक बताइएगा। इसको बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। इसकी हिंदी होती है, ठीक है, इसकी हिंदी होती है विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। ठीक है, इसी तरह SWNSN एक ये भी जानते रहेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है SWSN का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, बट इसका आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया आकाश जी, सिद्धि जी, गुंजन जी, बेहतर, नम्रता जी, बहुत बढ़िया, सूरज जी। इसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। अब इसका भी फुल फॉर्म आप लगे हाथ बता दीजिएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा, SWNSN का। जी बिल्कुल विजय जी, करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म भी बताइए आप सभी लोग।
मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आप लोग को लेट तक जा रही है? किसी ने नहीं बताया अभी तक? SWSN की SN का फुल फॉर्म नहीं बताया? ये तो घोर अन्याय है भाई हमारे साथ। नहीं पता? अभी परसों की क्लास में हमने बताया था। हे भगवान मोनी जी, नहीं पता? अच्छा, अरे भाई, अच्छा SWSN आप लोग इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने S लिख दिया है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे C लिख दें तब तो बता लेंगे। अब मुझे उत्तर सबका मिलना चाहिए। CWSN, अब बता लीजिए। अब मुझे पूरा भरोसा नहीं, एकदम 100% विश्वास है आप लोगों पे कि आप सब लोग बताएंगे। अब मुझे पता चलेगा, बताइए। देखिए उत्तर आना शुरू हो गया, बस यही सुनना चाह रहे थे। यस, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार जी बेहतर, सभी जी, अंकिता जी, मोनी जी बहुत बढ़िया। और सबसे पहले किसने? अमर जी, बिल्कुल अमर जी बहुत बढ़िया। ये क्या है भाई? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट, कह रहे चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्र शिक्षा की आवश्यकता मुख्य रूप से बढ़ी है। अब देख रहे हैं ये करंट में, आधुनिक में, और जैसे जैसे समय बीत रहा है बाल केंद्रित शिक्षा और भी ज्यादा होती जा रही है, और साथ में समावेशी शिक्षा, क्योंकि माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा बढ़ी है। माता पिता कम योग्य है इसलिए, शिक्षकों की बेहतर योग्यता है इसलिए, या शिक्षक समग्र विकास से निपटने के लिए अधिक सुसज्जित हैं। बताते चलिएगा सभी लोग आंसर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। निराशा जी एकदम सही है, बहुत बढ़िया। नम्रता जी, क्या बात है, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न में जब ऑप्शन है तो इसको नेग्लेक्ट करिएगा कि जैसे माता पिता योग्य नहीं है, माता पिता शिक्षक नहीं है, शिक्षकों को बेहतर योग्यता है, नहीं, इसलिए नहीं बढ़ी है। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्य रूप से इसलिए बढ़ी है क्योंकि शिक्षक समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, से निपटने के लिए अधिक सुसज्जित है। मतलब कि बच्चे, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें केंद्र में बालक हो, बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following theorists emphasize the importance of categorization in the learning process? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देता है? कोहलर, बंडूरा, ब्रूनर, पावलोव। अब इसको आपको समझ के उत्तर देना है, जल्दीबाजी में उत्तर देंगे तो पक्का गलत हो जाएगा, समझ के उत्तर देना है। क्या कॉन्सेप्ट आप लोग लगा रहे इसमें? 4 का सी बताते चलिएगा, ठीक है। सभी लोग सी। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होगा, देव जगत जी सोच रहे हैं, ठीक है, ओके। आकाश जी, सभी लोगों ने सी दिया, तो आप लोगों ने जब सी बताया तो उम्मीद करते हैं वो सही होगा, ठीक है। नहीं भाई, ब्राइटनेस तो कम कर दी है, अब पहले से काफी कम हो गया है, ठीक है। चलिए देखिए, पहली बात करते हैं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, जानिएगा कि देखिए पहले अधिगम प्रक्रिया, ये भी अधिगम से रिलेटेड है। इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? कमेंट करिए आप लोग, सभी लोग कमेंट। देखिए ये मेरा सिद्धांत है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं, और इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपका जो सीखना वो स्थायी हो सके। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं खुद कमेंट में लिखा करिए। ये जो आपकी उंगलियां चलती है ना, ये डायरेक्ट दिमाग में छपेंगी आपकी, ठीक है। तो सूझ का सिद्धांत दिया, बंडूरा हमारा क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, यानी सामाजिक अधिगम दिया। पावलोव की बात करें, इन्होंने दिया क्या? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। ब्रूनर ने दिया था क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए इसमें से किसी ने भी अधिगम के स्टेप नहीं बताए थे। जैसे क्या कोहलर ने कहीं स्टेप बताया था सीखने का? नहीं, इन्होंने स्टेप नहीं बताया। बंडूरा ने सीखने का स्टेप बताया था कि नहीं? हाँ, इन्होंने एक चीज बताया था कि बच्चा जो अनुकरण करता है वो 4 तरीके से करता है। इन्होंने एक बात बताया था, स्टेप नहीं था वो स्टेप नहीं था, वो
वो एक तरह से 4 चरण था, जिसको एक याद रखेगा, ARRM, ये याद रखिएगा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये सीक्वेंस में याद रखिएगा। ब्रूनर की बात करें, इन्होंने 3 अवस्था बताई थी, कह रहे हैं वर्गीकरण किया, इन्होंने 3 वर्गीकरण किया है, 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 3 में कौन कौन सा भाई, तीनों का नाम किसको किसको पता है, कमेंट करिए। पहला क्या हो जाएगा, इनएक्टिव है, दूसरा क्या है, आइकॉनिक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक। ठीक है, यानी कि ये पहला है हमारा क्या, सक्रियता, दूसरा क्या हो जाएगा, दृश्य प्रतिमा, क्या बनेगा, दृश्य प्रतिमा, और पांचवा क्या हो जाएगा, मतलब चौथा, तीसरा क्या हो जाएगा, सांकेतिक। ठीक है, ये 3 है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अटेंशन, रिटेंशन, बहुत बढ़िया, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा आपका, ये इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इनएक्टिव है। ओके, सो हमारा यहां उत्तर जाएगा इसका, जेरोम ब्रूनर, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा हमारा, जेरोम ब्रूनर। सभी लोगों ने सही आंसर किया है, बेहतर। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न पढ़िए। पीपल हु आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन आर नोन एज अ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर, मतलब जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें एक विशेष जाति समूह से, धर्म से, वर्ग से, जाति से, किससे संबंधित किया जाता है। आंसर करिएगा सभी लोग फटाफट। 5 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताते चलिए। जी 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 बिल्कुल, ये है कि जब आप देखिए वर्गीकृत कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, हमारा वर्ग से संबंधित है, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जा रहा है, तो वो जाति समूह में नहीं होगा, वो जाति नहीं, धर्म नहीं होगा, वो क्या होगा, क्लास होगा। क्या होगा, क्लास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जमुना जी करेक्ट है। अगला प्रश्न पढ़िए, 6वां नंबर आप लोग। हाँ हाँ जी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोग बी बता रहे, कुछ लोग ए बता रहे, देखते हैं क्या सही होता है। देखिए, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विक सिद्धांत में किसके कारक पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बात, कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में किस कारक पर ध्यान केंद्रित किया। देखिए, ये तो लिंग भेद नहीं था, वो तो हमारी कैरोल गिलिगन के अनुसार लिंग भेद था, तो लिंग भेद नहीं होगा। संस्कृति से रिलेटेड उन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं बताया। परिवार का प्रभाव नहीं, तो हमारा हो जाएगा क्या, ये संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए थे, और प्रत्येक चरण में बच्चा अलग अलग प्रतिक्रियाएं कर रहा था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कैरिड आउट थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉल अंडर द। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अभी करंट में नाम क्या है, बदल चुका है, बताइएगा। 7 का सी आप लोग बता रहे हैं। ओके, आंसर करते चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, बिल्कुल भाई, क्या बात है, बिल्कुल पूजा जी करेक्ट है। देखिए ये क्या है, ये छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए मुझे ये बताइए, ये कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे। एनईपी के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार ये कितनी वर्ष से उम्र के बच्चे होंगे, कितने साल से छोटे बच्चे होंगे, कौन बताएगा, कमेंट करिए। जी दिव्या जी, 6 वर्ष से कम। ठीक है जी, 6 वर्ष से कम मिलेंगे, बहुत बढ़िया।
चलिए ठीक है, क्या करेंगे 6 वर्ष से कम। और जो छोटे बच्चे हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा की देखभाल, जो कि अनुच्छेद 45 में बोला गया है। सो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता तो होगा नहीं, छोटे बच्चों की बात है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण तो बड़े भी आएंगे। तो ये है हमारा क्या, ये महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला सुपरवाइजर में आता है ना यहाँ से क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो बाल विकास कह दिया ना, इसी से लेना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नहीं है, अब इसको MOE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट अमंग लर्नर्स। बताइएगा, शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है। हाँ, क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, वे विषय पसंद नहीं करते। धारणा पर्यावरण पर निर्भर है, जिसके शिक्षार्थी आदि हैं उनसे कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते। अब प्रश्न पढ़िए और उत्तर आप लोग करते चलिए, सभी लोग बड़ी स्पीड से करते हैं भाई आप लोग। ठीक है जी, 8 का सी। एकदम सरल प्रश्न है कि कह रहे हैं शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है। क्यों शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है? क्योंकि भाई शिक्षार्थी भी तो विविध अधिगम करता है, बच्चे भी तो विविध अधिगम करता है, तो शिक्षण की जो पद्धति भी होगी वो भी भिन्न भिन्न होगी। अब इसलिए भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, जी नहीं, ऐसे ऑप्शन कतई पॉजिटिव नहीं होते। वे विषय पसंद नहीं करते, ये सब भी ऑप्शन किसी काम के नहीं है। कह रहे उनमें से कुछ शिक्षकों को पसंद नहीं करते। अब उनमें से कुछ शिक्षकों को पसंद नहीं करते, इसलिए इनके लिए अलग मेथड लगाया जाता है, जी नहीं। जो धारणा है यानी जो परसेप्शन है, जो धारणा यानी अनुभूति है, वो पर्यावरण पर निर्भर है, जिसके शिक्षार्थी आदि हैं। यानी परसेप्शन इज डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट लर्नर्स आर अकस्टम्ड टू। ठीक है, जिसके आदि, जाहिर सी बात है, बच्चे जिस पर्यावरण में रहेंगे या पर्यावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चे जिस वातावरण में रहेंगे उनके अकॉर्डिंग वैसा एनवायरमेंट को भी आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दीक्षा जी, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए। ये तो बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश से आपको पकड़ना है, इसकी इंग्लिश से आपको पकड़ना है, ध्यान रखिएगा। डी, ओके, चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए समझिए ध्यान से, व्हाट इज द प्राइमरी चेंज दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये प्यूबर्टी है, ये जस्ट टच करता है आपके किससे, किशोरावस्था से सबसे ज्यादा। देखिए, ये मनोवैज्ञानिक परिपक्वता है, जी नहीं। ये सामाजिक परिपक्वता है, नहीं। कह रहे ना वयः संधि, इसको प्यूबर्टी बोलते हैं, वयः संधि, या आप कह सकते हैं यौवन अवस्था भी आप बोल सकते हैं। तो वयः संधि के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है, संज्ञानात्मक परिपक्वता, जी नहीं, यह यौन परिपक्वता। ठीक है, ये हो जाएगा सेक्सुअल मैच्योरिटी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब ये आपकी ये चीजें जो हैं, ये जो वयः संधि है ना, जब आप किशोरावस्था में जाते हैं तो किशोरावस्था के बाद ये चीजें आपके अंदर देखने को मिलती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंभीर सोच किसका एक पक्ष है? क्या बात है, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए, गंभीर सोच इतना खतरनाक लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, और आलोचनात्मक चिंतन ये किस अवस्था में पाया जाता है, ये आपको अच्छे से भरपूर देखने को मिलता है किसमें, एडोलेसेंस में। ठीक है, किसमें, किशोरावस्था में। आलोचनात्मक चिंतन को ही हम लोग विश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज के बारे में आप आलोचनात्मक ढंग से सोच रहे हैं तो अच्छा बुरा सही गलत सब आप सोच रहे हैं, तो बताइएगा यह एक पूर्वाग्रह है, यह एक बायस है, या रीजनिंग यानी तर्क, लॉजिक है, धारणा है, भावना है। तो सब लोगों ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल विनायक जी। क्या 10 का क्या भाई सिर्फ 10 का लिख के छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, तर्क। क्या बनेगा, तर्क। ठीक है, आकाश जी क्या लिखा है आपने, ओके, ये हो जाएगा तर्क। समझ में आया ना, रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, तर्क करना है आपको। तर्क जब आप करते हैं तो तर्क के दौरान आप आलोचनात्मक ढंग से सोच रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी ने कुछ बताया तो फिर आप उस पर तर्क देते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसे नहीं वैसा होना चाहिए। तो आप वहां पे क्या क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग।
जी कविता जी, बहुत बढ़िया जया जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न हम कह रहे थे कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, यही प्रश्न हम आपको बोल रहे थे, ये हमारा फेवरेट प्रश्न है। बताइएगा, देखिए सोच समझ के, फिर से वही बात, समझिए समझिए ध्यान से, लॉजिक लगाइए, लॉजिक। सब लोग बी बता रहे हैं, फिर से समझिए, फिर से। हमने एक पॉइंट लिखवाया हुआ है, अब वो जो हमने लिखवाया है, बच्चा प्रकाश और ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है, हमने कितना समय लिखवाया आपको? जो लोग बताइए, आपको हमने लिखवाया है मोनी जी, कॉपी में हमने बताया नोट्स में, तो क्या हमने 3 महीने लिखवाया था? 3 महीने में तो ये सब कब का हो जाता है भाई। चलिए सी वाले ज्यादा हैं। तीन महीने में आप कह रहे माँ की आवाज को पहचानता है, ठीक है। किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज को पहचानता है, ठीक है। देखिए 2 बातें समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने आवाज बोला, कहाँ गया जी, हमने यहाँ आवाज बोला, और हमने जो 3 महीने पे आपको लिखा है वो अलग कॉन्सेप्ट, दोनों में अंतर है, तो बता दे चलिए। हाँ अभी आप लोग आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया 3 माह में मां को पहचानने लगता है। ये नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको वर्ग 2 वर्ग 3 में ऐसे 1 लाइनर ही आएंगे, सिंपल सा, बच्चा कब अपनी मां को पहचानने लगता है, ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, 3 महीने में, 3 महीने। इसका मतलब क्या निकाला आप लोगों ने, बच्चा मां को पहचाना मतलब मां की आवाज को, ऐसा तो हमने नहीं बताया। इसका तात्पर्य आपने क्या सोचा, बच्चा मां को पहचानने लगता है, तो इसका मतलब क्या है, जरा आप लोग बताइए। इस जो आप लोग इसको ऑप्शन सी कह रहे थे, जो भी आपने बी बताया अलग अलग, लेकिन अभी मेरा आपसे प्रश्न है, हमने बताया कि 3 महीने में बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है, तो कैसे पहचानता है, कोई बताए। यहां पहचानने का मतलब क्या है, आप बताइए, फिर हम तो हमेशा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े रहेंगे हर एक चीज बताने के लिए। स्पर्श से, देखकर, जी, संवेग से, आवाज से, सब क्या मतलब कितना अच्छा सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। सेंस से, देखना, स्पर्श से, फेस से, यस। एक्चुअली बच्चा क्या है, हमने बताया था जब 1 महीना हो जाता है तो बच्चा ध्वनि और प्रकाश के प्रति आकर्षित होता है, हमने ऐसा कुछ बताया हुआ है। उसी में हमने बताया कि 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचान लगता है, तो अपनी माँ को देख रहा है। अब जैसे 2 फीमेल को खड़ा कर दीजिए सेम एकदम वैसे ही कपड़ा पहनाकर, तो जो छोटा बच्चा है वो किसको देखकर खिलखिलाएगा, 3 महीने का बच्चा किसको देखकर हंसेगा, वो अपनी माँ को देखकर, अपनी आंखों से। यहाँ जो संवेदी हो रहा है बच्चा अपनी आंखों से हो रहा है, तो यहाँ मतलब माँ को देखने से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हमने बोला ना किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज को पहचानना है, ये है जन्म के, भले यहाँ पे लिखा है एट बर्थ, जन्म के समय। अब जन्म के समय मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही, ऐसा आप जन्म के समय आप कर सकते हैं, जन्म के समय 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जरा आप समझिए, आप 3 महीने इतना दूर लेके जा रहे हैं, तो जो पास होगा, जन्म के पास होगा वही आप लेंगे ना। अगर मान लीजिए 1 महीना भी ऑप्शन रहता ना, तो भी आप उसको टिक करके आते, 20 दिन भी ऑप्शन रहता तो भी आप उसको टिक करके आते, जन्म के समय ही, ठीक है। और आवाज, और एक प्रश्न और है, प्रकाश और ध्वनि सबसे पहले किसके प्रति आकर्षित होता है बच्चा, प्रकाश और ध्वनि। पता है एक बात और जानते रहिएगा, जो एग्जाम होता है तो ऐसे ही प्रश्न आपको, मतलब आपका नाम मेरी लिस्ट में होगा या नहीं होगा ये भी तय करता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में लोगों को में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए हम आपको ऑथेंटिक पढ़ने की बात कहते हैं। अगर व्यापम कुछ और लेता है तो हम आपके सामने खड़े हैं उसको प्रूफ करने के लिए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश और ध्वनि में सबसे पहले किसके प्रति आकर्षित होता है, क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले किसके, प्रकाश के प्रति, ध्वनि उसके बाद होगा, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न आया था, बच्चा रंगों को पहचानने लगता है कब, सभी लोग कमेंट करके आंसर करिएगा, बच्चा रंगों को पहचानने लगता है, सब लोग कमेंट करिए कब, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
सिंधु जी, बेहतर नैना जी, अच्छा लग रहा है। चलिए इस प्रश्न को देखिए। आइए, कह रहे हैं कि 20वीं सदी के मध्य एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशेष और विशेष सिद्धांत के लिए जाना जाता था। ये कौन है? ये सब जानते होंगे इनको, ठीक है, बहुत बढ़िया। बारकई, अनोखी जी, बेहतर, दीक्षा जी, इंडियन इंग्लिश जी, बहुत बढ़िया सीमा जी। चलिए अन्नपूर्णा जी कहाँ गायब थी भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी लोगों ने सही किया। ये हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग है, ठीक है। व्यागोस्की के लिए ये हमारे कौन है? ये सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है तो संज्ञानवादी, ये संज्ञानवादी है, ठीक है। पियाजे भी संज्ञानवादी, हालांकि पियाजे नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित पियाजे ने किया था, जानते रहिएगा, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं ना जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत दिए, ठीक है। पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकास को परिभाषित किया था, बट विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत नहीं दिया था। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत कलम ने पढ़ाया था ना, 8 अवस्थाएं। अगला प्रश्न, प्रभाव का नियम किसने प्रस्तावित किया था? सरल प्रश्न है, बताइएगा। प्रभाव का नियम किसने प्रस्तावित किया था? बता दे चलिएगा सभी लोग। चलिए सबका सही है इसका आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या है? ये प्रभाव का नियम, लगे हाथ, अभ्यास का नियम और एक तत्परता का नियम, ये प्रमुख प्राइमरी नियम थे। ये क्या प्रमुख नियम थे जो कि हमारे थांडाइक के द्वारा, एडवर्ड ली थांडाइक के द्वारा लाए गए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने प्रमुख नियम दिए थे? 3। अब स्टर्नबर्ग की बात करें, स्टर्नबर्ग जाने जाते हैं बुद्धि से, इंपॉर्टेंट जानते रहेगा स्टर्नबर्ग को, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में भी पूछ चुका है। स्टर्नबर्ग बुद्धि की जाने जाते हैं। इन्होंने बुद्धि के 3 तंत्र बताए थे। कितने तंत्र बताए थे? 3। कौन कौन सा? पहला इन्होंने बताया था, बुद्धि के 3 तंत्र बताए थे स्टर्नबर्ग ने। सबसे पहला इन्होंने आप कह सकते हैं इसमें एक बताया था इन्होंने, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बताया था इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया था कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बताया था, ठीक है, ये भी जानते रहेगा आप लोग। और एक है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बताया था। ये 3। बंडूरा की बात करें तो ये हमारे सामाजिक अधिगम के लिए जाने जाते हैं, नकल करके देखता है, फ्रॉम तो है नहीं, सो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सभी लोगों ने बताया थांडाइक का। अगला है हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, सो मेरा प्रश्न है पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? बीने और बर्नन ने, बीने और साइमन ने, गोडार्ड और टर्मन ने, गोडार्ड और वैसलर। गोडार्ड का स्टेटमेंट हमेशा माइंड में आता है। गोडार्ड ने क्या बोला है? गोडार्ड ने बोला था ना कि मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो चलिए एक तो आपने बता दिया, बीने ने साइमन की मदद से किया था सन 1905 में, ठीक है, और ये सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे, यह बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण था? सामूहिक था कि व्यक्तिगत था? एक प्रश्न ये है। और दूसरा, यह बुद्धि परीक्षण शाब्दिक था कि अशाब्दिक था? ये भी मुझे आप बताइए। एक क्वेश्चन और भी इसमें ऐड कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है अल्फ्रेड बीने ने साइमन की मदद से की थी, और ये बुद्धि परीक्षण में आपको बता दें इसमें 30 प्रश्न होते थे, ठीक है। क्योंकि अल्फ्रेड बीने हमारे फ्रांस के थे। कहां के? फ्रांस के। इसलिए ये जो 30 प्रश्न होते थे ये फ्रेंच लैंग्वेज में था। किस भाषा में था? फ्रेंच लैंग्वेज में। तो क्या होगा? व्यक्तिगत शाब्दिक। क्या बात है, हमने बोला ना 30 प्रश्न थे। अब प्रश्न पढ़ेगा कौन? जो पढ़ा लिखा होगा,
जो पढ़ा लिखा होगा वो शाब्दिक होगा, वर्बल, और एक टाइम में एक बालक का होता था, इसलिए यह क्या है, यह व्यक्तिगत, और पढ़े लिखे लोगों पे होता था तो यह है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो यही है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने और साइमन की मदद से। बहुत बढ़िया। ये जो आप लिखते हैं ना, ये इससे मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी क्यों होती है, क्योंकि आप लिख रहे हैं और लिखने से हमें जो पता है आप लोग के माइंड में ये स्थायी रूप ले रहा है, और स्थायी रूप लेगा तो अच्छा ही है। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय संबंध बनाना पर निर्भर करता है, जानकारी प्राप्त करना पर निर्भर करता है, अनुशासन पे या समग्र विकास पे। ये हलवा वाला प्रश्न है, बताते चलिएगा। देखिए, एक बात हमने आपको बताया है, हाँ बिल्कुल, मूंग का हलवा, ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है। तो सुनिए ध्यान से, ये प्रश्न क्या है आपको बता दे, कितने भी बढ़िया बढ़िया, मतलब कोई भी प्रश्न हो जिसमें बच्चे के विकास के बारे में पूछा जाए कि कैसे अच्छा होता है, कितने भी बड़े बड़े 2-2, 3-3 लाइन वाले ऑप्शन हो, लेकिन एक ऑप्शन जिसमें लिखा हो कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ये जो दो शब्द है ना, ये बड़े बड़े ऑप्शन को क्या करता है, धाराशाही कर देता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जब आपने इतना बोल दिया तो पूरा मनोविज्ञान, पूरा बाल विकास, पूरा शिक्षण शास्त्र, सब कुछ इसके अंदर समा गया, इतनी छोटी सी चीज है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी लोगों ने सही बताया है। अगला प्रश्न है, चलिए अब आपको बता दें, एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि जल्दी आज या कल में आप लोगों को ये जो विकासात्मक विकार है या जो अधिगम अक्षमता है, इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं जल्दी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, चंचल जी इतना लेट क्यों, देर मत करिए भाई, आप शिक्षक हैं, सब बच्चे देर कर ले, हर कोई देर कर ले, टीचर कभी देर नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। सो एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एडीएचडी क्या है, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये डीडी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे एडीएचडी क्या है तो आप बोल दीजिएगा ये एलडी नहीं है, ये डीडी है, तो वो सोचेगा ये एलडी डीडी क्या हो गया, आप लोगों को तो समझ में आ गया ना। एडीएचडी इज नॉट एलडी, इट इज डीडी, समझ गए ना। खुश रहते हुए हंसते हुए पढ़ा करिए, और मेरी क्लास में तो आप हंसा ही करा करिए, ठीक है, मुझे भी खुशी होती है, ठीक है। सो एडीएचडी एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, अधिगम अक्षमता नहीं है, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर क्या लिखा है भाई, हाइपर सेंसिटिविटी लिखा है जी, नहीं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाँ, एक्टिव एग्रीएशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इनका समझिए, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश देखिए दोनों लिख दिया, इसीलिए कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझा करिए। हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता एवं अति सक्रियता विकार, ठीक है। इतना ज्यादा चुलबुला ये बच्चा होता है, इतना ज्यादा खुरचारी करने वाला बच्चा होता है, इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, इसको एक जगह आप 1 मिनट के लिए बैठा नहीं सकते, उछल कूद, इधर सामान उधर सामान रखना एकदम परेशान कर देता है, ठीक है। तो इसका ध्यान बहुत ही कम होता है, बहुत न्यून होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अति सक्रिय होता है, इसलिए ऐसे बच्चों को ऑटिज्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या हो जाना चाहिए, ऑटिज्म हो जाना चाहिए। बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर है, सभी लोगों ने बताया है, बेहतर बेहतर बेहतर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, देखिए पिंकी जी ने एक प्रश्न पूछ लिया और आप लोगों का ध्यान नहीं गया, बड़ा अच्छा लगा। पिंकी जी ने कहा कि ऐसे बच्चों को कैसे ध्यान रखें, ठीक है।
अच्छा, एल डी हमने बोला ना कि ये जो एडीएचडी है ये अधिगम अक्षमता नहीं है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या, ये डीडी है, मतलब इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। विकासात्मक विकार है ये, क्लियर है, ये विकासात्मक विकार है, क्लियर है, बात समझ। अब देखिए ऐसे बच्चों को कैसे शांत करना है, तो ऐसे बच्चों को इनको जो पसंद है ना ऐसे काम में इंगेज करिए। ऐसे बच्चों को देखिए, बात ध्यान रखिएगा, बच्चों में जो भी डिसऑर्डर होते हैं ना, पहली बात तो बच्चों में कोई कमी नहीं होता। अगर ऐसा वर्ड यूज करते तो आप सिर्फ आपको समझाने के लिए कहते हैं, एक्चुअल में ऐसा वर्ड आप लोग यूज मत करिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों में कोई त्रुटि, कोई कमी है, ठीक है, तो उस कमी को आप उसके काम में लगाइए। अब बच्चा इतना ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, आप उसको क्लास के काम दीजिए, ठीक है। ऐसे बच्चों को क्या है ना, जैसे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो आप उसको ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए कह दीजिए, कोई निगेटिव नहीं है, आप उसको ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए दीजिए। तो ऐसे बच्चे जो ज्यादा एक्टिव होते हैं उनकी एक्टिविटी है उनको शांत करने के लिए उनके अकॉर्डिंग, और उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंगेज रखिए। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो पूरे कमरे को वो तहस नहस कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ध्यान का एक आंतरिक कारक नहीं है? मतलब आंतरिक कारक नहीं है, इसका मतलब वो बाह्य कारक होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो बाह्य कारक होगा। सो इंटरेस्ट, इंटेंसिटी, माइंडसेट, मोटिव्स, बताइएगा। हाँ, उपद्रवी होते, बिल्कुल, यही शब्द नहीं आ रहा था। मोनी जी को बता दीजिए भाई, सब लोग क्यों हंस रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी लोगों ने अच्छा डी बता रहे हैं। नहीं भाई, यहाँ पे अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही है। और कैसे आप लोग इसको मोटिव है, ये इंग्लिश भी देखा कर, इसलिए हम तो बोलते हैं मोटिव। अरे भाई, जो आपको चाहिए रहता है, जो आपकी जरूरत होती है, ये मोटिव से प्रयोजन है, आप किस लिए कर रहे हैं। रुचि भी आपका आंतरिक से रिलेटेड है, और आपका जो माइंडसेट होता है, विचारधारा, वो भी है। ये इंटेंसिटी से क्या लेना देना है, ये तीव्रता से क्या लेना देना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बेहतर। अगले प्रश्न पे आते हैं हर्ष जी, ठीक है। लास्ट में मुझे बताइएगा ना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आंसर करिए सभी लोग इस प्रश्न का। क्या बना भाई? अच्छा, आप लोग को क्लास अच्छी लग रही हो, एटलीस्ट आप लोग क्लास को लाइक तो कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जल्दी कूट वाले प्रश्न लेकर आए हम, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, लकी जी देख लीजिए, सभी लोगों ने डी बताया है, जो कि सही भी है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल जिन्होंने किया है लाइक उनकी बात नहीं करें, जिन्होंने नहीं किया वो। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य नहीं। पहले देखिए, सतत मतलब मूल्यांकन लगातार हो, और व्यापक मतलब बच्चे का समग्र, यानी कि CAP भी याद रखिए, उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य नहीं है शिक्षण अधिगम स्थितियों की योजना बनाना, इसलिए सतत व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। विभिन्न हितग्राहियों को बच्चे की प्रगति को बताना, बिल्कुल, तभी तो मूल्यांकन करेंगे, तभी तो पता चलेगा। छात्रों के अधिगम विकास में संरचनात्मक परिवर्तन, यस, देखिए, मैप चेंजिंग इन द चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो भी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक जो भी वो सीख रहा है, जो भी उसमें अधिगम हो रहा है, जो भी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक क्या करना, मैप बताना, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करे ताकि वे बेहतर प्रदर्शन करें। भय पैदा करना, डर पैदा करना, सब निगेटिव है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नशीली दवाओं के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है जो सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ कर उत्तर दीजिएगा, ठीक है, समझ कर उत्तर दीजिएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए भाई, लाइक करना है, डिसलाइक नहीं करना है, ठीक है, गलती से टच हो जाए तो भी ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नशीली दवाओं के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है? पहली बात, एक जोखिम कारक नहीं, और जिसके लिए जो सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार है। बचपन की लापरवाही, अपशब्द, साथियों से अस्वीकृति, आनुवंशिक विरासत। बताइएगा। अच्छा, खेमलता जी, राधे राधे। क्या बता रहे हैं? हेरेडिटी सब लोग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। चलिए देखते हैं। हेरेडिटी, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ड्रग यूज दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू पेरेंट। समझिएगा ध्यान से। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ड्रग यूज। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नशीली दवा के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है जो सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर बचपन की लापरवाही है, देखिए समझिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नशीली दवाओं के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है। अब जोखिम कारक नहीं, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार है, आपको ऐसा जो सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये तो नहीं ध्यान में रखना, और साथ में इसको भी। अब कह रहे हैं बचपन की लापरवाही हो गया, चाइल्डहुड कह सकते हैं नेग्लिजेंस हो गया, फिर अपशब्द हो गया, साथियों से अस्वीकृति हो गया, और आनुवंशिक विरासत हो गया। पहली बात ध्यान रखिएगा, सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार है, तो बचपन की लापरवाही ये आपका हो सकता है, ठीक है, जो कि सीधे माता पिता के लिए क्या है, जिम्मेदार हो सकता है। फिर दूसरी बात, आनुवंशिक विरासत, क्या जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं हो सकता क्या? ये भी तो हमारे माता पिता के लिए जिम्मेदार है। अरे भाई, जेनेटिक्स जो होता है, आनुवंशिक होता है, ये तो हमारे माता पिता से ही तो हमें मिलता है। ये भी हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। अब शब्द एब्यूज हो गया, और दूसरा है साथियों से अस्वीकृति। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये कोई नशीली दवा के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब अपशब्द और साथियों से अस्वीकृति, इनमें से क्या होगा बताइएगा। अब इनमें से क्या होगा बताइए सभी लोग। दो ऑप्शन दे दिया हमने। पायल जी ने सी बताया है, और कोई? बी। अपशब्द से क्या लेना देना भाई, ठीक है। देखिए, ये है आपका साथियों से अस्वीकृत, ठीक है, ये है साथियों से अस्वीकृत, यानी पीयर रिजेक्शन। पीयर रिजेक्शन क्या है? ये एक नशीली दवा के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है जो सीधे माता पिता के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अपशब्द से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है, वो दोनों हो सकता है, बाहरी भी आंतरिक दोनों भी हो सकता है। ये देखिए, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में इसको रख लीजिएगा, हमेशा हम बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप ध्यान रखिएगा, आपकी सीजी टेट आप जो 2026 में देने जा रहे हैं फरवरी में, एक क्वेश्चन आपका आना तय है। यहां से एक क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक बच्चे को पता चलता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है, वह उसके पूर्व विद्यमान स्कीमा के अनुसार कुत्ता नहीं है। मतलब उसके पास जो पूर्व जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग वो 4 पैर से हिनहिनाता है, वो कुत्ता नहीं है। हो सकता है, ठीक है, कुत्ता नहीं हो सकता। तब इस नई जानकारी को अपने स्कीमा में दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? असंतुलन, समायोजन, आत्मसात का समस्थैतिक। देखते कौन सही बताता है, देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगर जिसने सही दे लिया तो वास्तव में वो सही तैयारी कर रहा है। ये प्रश्न बस आप लोग गलत उत्तर दे के तकलीफ मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये हमने पढ़ाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जितना आप लोगों को बताया जाए उतने काबिले तारीफ आप लोगों ने सी ऑप्शन दिया है, क्या बात है। लेकिन अश्विनी जी भी बता रही है, कैसे भाई? सही उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, कविता जी बहुत बढ़िया, दिव्या जी और नरेंद्र जी भी बता रहे, कामनी जी ओके, अंशु जी बहुत बढ़िया, सब लोग उत्तर देते रहे जी। प्रतिज्ञा जी बहुत बढ़िया, रविंद्र जी, अंकिता जी सुपर सुपर। तो आज आप लोगों ने ठान ही लिया था कि मैम को कष्ट दे के रहेंगे, जो आप लोगों ने सी ऑप्शन लिया, ठीक है। जितने लोगों ने सी ऑप्शन लिया है सभी लोगों ने दुख पहुंचाया भाई। अब इस दुख को कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन हितेश्वरी जी, हेमू जी, और बात करें अश्विनी जी, मनोज जी, और कौन कौन था? अब जो उत्तर देगा नहीं, किशोर जी बिल्कुल, और कहाँ के भाई, और किसने? गुंजन जी यस, और चांदनी जी बहुत बढ़िया। अब देखिए, अच्छा क्या नाम तो लेना पड़ेगा, लेकिन रॉयल जी भी सी बता दिए। क्यों? इतने अच्छे तरीके से हमने बताया था,
लेकिन देखिए जितने लोगों का नाम नहीं उन्होंने बी बताया, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब सुनिए समझिए क्यों आपने गलती किया, ध्यान सुनिएगा। हो गई गलती ना, अब दोबारा गलती ना हो, ठीक है। अब दुख पहुंचा है, थोड़ा दुख तो सहन करेंगे ही। देखिए समझिए, पहली बात समझिएगा ध्यान से। एक बच्चे को पता चला कि 4 पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है वह उसके पूर्व स्कीमा के अनुसार कुत्ता नहीं है। मतलब उसको कुत्ते के बारे में जानकारी थी, उसके घर में बिल्ली आ गई, 4 पैर वाली थी, ठीक है। उसने बिल्ली को देखा, उसके पूर्व स्कीमा के अनुसार उसने क्या बोला कि उसके पूर्व स्कीमा के अनुसार वो कुत्ता नहीं हो सकता। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 4 पैर वाला जानवर आया है वो हिनहिनाता है, भले 4 पैर है लेकिन वो हिनहिना रहा है, और कुत्ता क्या है, भौंकता है। तो वो कहता है कि उसकी जो पूर्व जानकारी के अकॉर्डिंग वो कुत्ता नहीं हो सकता। तब इस नई जानकारी को अपने स्कीमा में दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा, असंतुलन, समायोजन, आत्मसात को समस्थानिक। यहाँ पे बहुत सारे लोग एसिमिलेशन दिए थे। एसिमिलेशन तब होता है जब आप अपनी पूर्व जानकारी के अनुसार उत्तर देते हैं। इसमें तो साफ साफ बोला गया है पूर्व स्कीमा, पूर्व अवधारणा, पूर्व जानकारी के अनुसार वो बोल रहा है कि कुत्ता नहीं है, यानी वो अपने माइंड में नई जानकारी को इंक्लूड कर रहा है, अपने मस्तिष्क में नई जानकारी, नई स्कीमा को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। सो क्या हो जाएगा वहां पे, जब नई जानकारी को आप ऐड करेंगे, पूर्व वाले को छोड़ेंगे, सो वो हो जाता है हमारा क्या, एकोमोडेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आया? अच्छा, मतलब बी सोच रहे थे, और क्या कौन बता रहा है भाई? अच्छा बहुत बढ़िया, बी दिए थे तब सही है दिव्या जी। ओके ठीक है, लेकिन अब समझ में आ गया ना? शॉकिंग था कि नहीं? मजा नहीं है आप लोगों को? आना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने बी दिया अच्छा किया, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते। देखिए ध्यान से, पहली बात फिर से एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं, एक बार फिर सुनिएगा। एक बच्चे को पता चला कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है वो उसके पूर्व स्कीमा के अनुसार कुत्ता नहीं है। उसको पता चला, मतलब उसे पहले पता नहीं था, अब उसको पता चल गया। जैसे हमने आपको पढ़ाया था ना, एक बच्चा कुत्ते को जान रहा है, अब उसी कुत्ते से मिलता जुलता उसके घर में बिल्ली आ जाती है, वो बिल्ली को भी कुत्ता बोल देता है। लेकिन फिर हम उसको सिखाते हैं कि बेटा वो बिल्ली नहीं, वो कुत्ता है, मतलब वो कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो फिर वो जान जाता है कि अच्छा, अपने पूर्व स्कीमा को वो बदलता है और नई जानकारी को ऐड करता है, तो वो हमारा हो जाता है क्या, समायोजन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया दोनों ऑप्शन को। और हाँ चलिए एक और बात बता दें, ये असंतुलन जैसा कुछ नहीं होता। इन्होंने बताया था जब समायोजन और आत्मसातकरण दोनों का अगर आप साथ लेके चलते हैं तो वो आपका संतुलन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के द्वारा सीखता है तो वो संतुलन का केस होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ ये भी अच्छा, बैडमिंटन और मॉस्किटो बैट, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है ललिता जी, ट्रिक है, सुनिएगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। जब नई जानकारी को आप ऐड करिए और पुराने वाली जानकारी को छोड़कर, ठीक है, तो वो आपका समायोजन होता है। और कहीं पे जब संशोधन, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन वर्ड आ जाए तो भी वो समायोजन होता है। जब ऐसा कुछ नया ऐड करना हो और आप अपने पुरानी वाली चीजों को भी लेकर करें, मतलब जो आपके पास पहले से जानकारी है उसमें ही आप नई जानकारी को डाल दीजिए, ठीक है, तो आपका वहां पे आत्मसात कर जाता है, आप कुछ बदलाव नहीं कर रहे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने, अच्छा क्वेश्चन था, एक बच्चे ने कल ही कन्नड़ की परीक्षा दी थी, कल ही कन्नड़ की परीक्षा दी थी। अब उसे आज की हिंदी परीक्षा के लिए पत्र लिखने में मुश्किल हो रही है, तो इस स्थिति क्या कहेंगे? मतलब कल उसने कन्नड़ की परीक्षा दी और आज उसे हिंदी परीक्षा के लिए पत्र लिखने की बात की जाए तो उसको मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसको पूर्वव्यापी हस्तक्षेप कहेंगे, प्रतिगामी हस्तक्षेप कहेंगे, निरोधात्मक हस्तक्षेप कहेंगे, या सक्रिय हस्तक्षेप कहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक वही एग्जाम्पल है कि अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है बढ़िया तरीके से, आप एक इंग्लिश टाइपिंग कर रहे थे, फिर अगले दिन आपसे कोई कह दिया हिंदी टाइपिंग करिए, तो उंगली तो इधर उधर भागेगी ना, वही चीज यहाँ पे हुआ है। सो बताइए सब लोग क्या बनेगा? सब लोग ऑप्शन ए बता रहे, ऑप्शन ए बता रहे, बताते चलिएगा भाई, जब तक सब लोग ऑप्शन नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे।
आइए, मुझे लगता है यहाँ पे अब आंसर आना रुक गया है, सब लोग छूट गए हैं। देखिए पहले क्या है, ये है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, या रिट्रोएक्टिव भी बोल सकते हैं। ये आप रिट्रोग्रेड है, ये एंट्रोग्रेड है, प्रोएक्टिव है। अब समझिएगा ध्यान से। पिछले दिन उसने कन्नड़ की परीक्षा दी, अब वो हिंदी नहीं लिख पा रहा है, यानी कन्नड़ का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इस पे कन्नड़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसा प्रभाव पड़ रहा है? एकदम साफ साफ, प्रत्यक्ष, सक्रिय, एक्टिव रूप से। तो अगर जो, जैसे ये किस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने एक दिन पहले कुछ और एक्टिविटी की और अगले दिन कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, अब उस एक्टिविटी में पिछले वाली एक्टिविटी का पूरा का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल आ रही है। इस प्रकार के इंटरफेरेंस को हम लोग प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप को हम लोग सक्रिय हस्तक्षेप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और निरोधात्मक में क्या होता है, उसमें वो इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ये सक्रिय हस्तक्षेप होगा, इसका डेफिनेशन ही ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार किस तरह विकसित होते हैं? एक दूसरे स्वतंत्र फिर विलीन हो जाते हैं, ये पहला ऑप्शन है। एक दूसरे स्वतंत्र, संस्कृत में सर्वत्र, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। ये हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार है। पियाजे ने तो बोला था कि पहले विचार आते हैं और फिर विचार की मदद से बच्चा, पहले विचार आता है फिर विचार की मदद से बच्चे का भाषा विकास होता है। बट हमारे वाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं बोला, पियाजे ने ऐसा बोला था, बट वाइगोत्स्की नहीं बोला था। वाइगोत्स्की ने बोला शुरू में विचार और भाषा दोनों साथ साथ चलते हैं और फिर आगे चल के दोनों मिल जाते हैं। सो एक दूसरे से स्वतंत्र और फिर आपस में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। चले, क्लियर है। आप लोग सी क्यों बता रहे हैं? संस्कृत ये क्या है, यूनिवर्सली अक्रॉस द कल्चर, ऐसा कुछ नहीं बताया था। भाषा और विचार आगे चल के आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं और एक साथ चलते भी हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने और दृढ़ता, यानी ये है क्या आपका देखिए क्या कह रहे हैं ऑप्शन में, यहां ब्लैंक दिया है, कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा है। इसको ग्रिट बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, वेल्योर बोलते हैं या परसिवरेंस बोलते हैं, बताइएगा। दृढ़ता, वीरता, अभिप्रेरणा, धैर्य, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। ये क्या है, मोटिवेशन, कार्य करने लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्या है, इच्छा है, ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बना है किससे, मोटम से, और मोटम या कहीं कहीं आपको मिल सकता है मूवियर से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, टू मूव, यानी कि क्या करिए, धक्का देना, या यूं कहें गति देना, ठीक है। अगला प्रश्न, जो माता पिता अपने बच्चों पर अधिक नियम नहीं लगाते हैं लेकिन नियमों का पालन करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करते हैं, क्या बात है, वे अनुसरण करते हैं, बताइएगा भाई। ये क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको एक मतलब बच्चों से रिलेटेड प्रश्न है कि माता पिता का क्या योगदान होता है बच्चों से, ठीक है, बताइएगा। चौबीस का सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। देखिए पहली बात, जो माता पिता अपने बच्चों पर अधिक नियम नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन नियमों का पालन करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करते हैं। पहली बात, असंबंधित तो नहीं होगा, ठीक है, माता पिता से रिलेटेड है। अनुमेय पालन पोषण, ये परमिसिव पेरेंटिंग है। आधिकारिक पालन पोषण, देखिए सीधी सी बात है, ये पालन पोषण तो हो रहा है लेकिन नियमों का पालन करने के लिए बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये आधिकारिक हो जाएगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बोलेंगे इसको। मतलब ऐसे माता पिता जो नियमों का पालन करने के लिए अपने बच्चों का साथ देते हैं या बच्चों का समर्थन करते हैं, वो होते हैं आधिकारिक पालन पोषण। अधिनायक वाले क्या होते हैं, इनपे जैसे पहला लाइन बोल रहे हैं ना, जो माता पिता अपने बच्चों पर अधिक नियम नहीं लगाते, ये अधिनायकवादी में क्या है, बहुत ज्यादा नियम लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा
शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात है, जो समस्या आधारित शिक्षा है वो शिक्षार्थियों के मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित अधिगम के लिए कुछ दिशा निर्देशों का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? समस्या समाधान के लिए आप वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे तो इसका कौन वर्णन कर रहे हैं? पढ़ना, लिखना, सुनना, विचारों को सोचना, मल्टीमीडिया का उपयोग करना, चर का निर्माण करना, प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण लेना, चर्चाएं, निश्चित संख्या में परीक्षण, सहकारी शिक्षण। देखिए ये प्रश्न आपको फंसा सकता है। 22 का बी बता रहे विकास जी, वीरेंद्र जी काफी लेट से आए, अमर जी ने सी बताया है और गुंजन जी बी बता रही हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने बता दिया। पहली बात है लिखना पढ़ना से लेने देने नहीं है। अब कह रहे विचारों को सोचना, मल्टीमीडिया का उपयोग करना, चर का निर्माण करना। हमको क्या करना है? वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो विचारों को सोचना तो ठीक था, लेकिन मल्टीमीडिया का उपयोग करना, चर का निर्माण करना ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब प्रश्न पूछना होता है, जैसे ही प्रश्न पूछना आता है और इससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ना, आप एक परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चन या कंस्ट्रक्टिंग एक हाइपोथेसिस, आप एक परिकल्पना का निर्माण करें जो कि आपकी कल्पना से रिलेटेड, और कल्पना यानी आपकी जैसे बात है अमूर्त चिंतन से रिलेटेड है, जो कि हमारे वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करेगा। भले यहाँ पे कह दिया बार बार परीक्षण करना, इसको निगेटिव मत करिएगा। ये परीक्षण मतलब टेस्ट वाला नहीं है, ये देखिए ये लिखा है रिपीटेड ट्रायल्स है, यहाँ पे बार बार परीक्षण करना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसलिए हम बोलते हैं इंग्लिश को भी आप लोग जरूर देखा करिए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग इंग्लिश को ऑप्शन को जरूर देखा करिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान की अवधि को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। ध्यान की अवधि को, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये है टेकिस्टोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, परिचित्रदर्शी। देखिए जल्दी भाई बताइए, ये प्रश्न आपके लिए है। डी ऑप्शन। कैसे? देखिए ध्यान की अवधि, आप कितने देर तक ध्यान लगा रहे हैं। द कह सकते हैं apparatus used for measuring the span attention in, ये है दूर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये परिचित्रदर्शी तो चित्र दिखाता है, इसको बोलते हैं टेकिस्टोस्कोप बोलते हैं, जो कि ध्यान की अवधि को मापता है। ध्यान रखिएगा, टेकिस्टोस्कोप, इसको भी ऐड कर लीजिए। अहम परहम द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं मास्लो, पावलोव, जंग यानी जुंग, फ्रायड। जल्दी बताइएगा इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग। सबको पता है ईदम, अहम, परम, तीन तरह के, ये तीन व्यक्तित्व के घटक, ये क्या है? तीन व्यक्तित्व के घटक बताए गए किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड। ईदम, अहम, परम, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल होगा जिसके अंदर अहम ज्यादा हो। अब ये अहम घमंडी वाला अहम थोड़ी है, जो लोग कहते हैं ईर्ष्या, घमंड, उसको अहम। अहम दूसरी चीज है। अहम मतलब आप अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत में कहा गया है, ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? व्यक्ति बाह्य पुरस्कारों के कारण चीजों को करने के लिए प्रेरित होता है। देखिए अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत में आपको आंतरिक अभिप्रेरणा लेना है। क्या लेना है आपको? आंतरिक अभिप्रेरणा लेना है, ध्यान रखिएगा। तो ये बाह्य पुरस्कार के कारण चीजों को करने की प्रेरित, गलत। प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम है, ये तो मैस्लो का है। ठीक है, ये किसका है? मैस्लो का। ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा की परिणाम वांछनीय पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जिसे बनने के लिए वह सक्षम होता है। यह है अधिगम का प्रत्याशा। किसी के प्रति क्या हो जाएगा? आशा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ओके देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जिसे बनने में वह सक्षम होता है। अभिप्रेरणा परिणाम की वांछनीय, लेकिन ये भी तो है,
ये भी देखिए, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द, ये इंग्लिश पढ़िए भाई, यहाँ ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन डिपेंड्स, ये अभिप्रेरणा से रिलेटेड है ना, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स, यानी अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत यही तो कह रहे हैं ना, अभिप्रेरणा परिणाम की वांछनीयता पर निर्भर करता है, तो सी से ज्यादा बेटर डी होगा। बिल्कुल, आप इस इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा और भी पॉजिटिव समझ में आएगा। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स, यानी जो आपके अंदर अभिप्रेरणा है, देखिए अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत क्या कहता है, जैसे आप मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, अब आपके परिवार माता पिता आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप शिक्षक बनिए, ठीक है, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब हो, तो वही चीज कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये कहता है कि बालक जिस समाज में जिन लोगों के बीच में रहता है, वो समाज, वो लोग उस बालक से कोई ना कोई आशा रखते हैं, इसे ही कह सकते हैं अभिप्रेरणा में प्रत्याशा। तो ये अभिप्रेरणा परिणाम की वांछनीयता पर निर्भर करती है, ये अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत बताता है। समावेशी कक्षा में शिक्षण और शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, हाँ, और एक निश्चित आदत की मांग करता है, योग्यता की, विशेषज्ञता की, अभ्यास की। बताइएगा, समावेशी शिक्षा मतलब सामान्य और विशिष्ट दोनों को साथ में बैठाना, और ये बहुत बड़ी बात होती है, दोनों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना, ठीक है, ये तो कोई विषय विशेषज्ञ उस फील्ड का मतलब विशेषज्ञ ही कर सकता है। तो आदत, योग्यता, विशेषज्ञता क्या होगा, बहुत बढ़िया, बेहतर, क्या बन जाएगा ये, विशेषज्ञता, ठीक है, एक्सपर्टाइज, जो एक्सपर्ट होंगे वही कर पाएंगे। अरे इस चुनौती और एक निश्चित विशेषज्ञता की मांग करता, तभी वो इस चुनौती को क्या करेगा, तोड़ पाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, प्रत्यात्मक परिवर्तन, पाठ्य सामग्री पढ़ना प्रत्यात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के प्रभावी पाया जाता है, इज फाउंड टू बी इफेक्टिव एट अचीविंग कॉन्सेप्चुअल चेंज, ये संप्रत्यात्मक है, ठीक है। प्रयोगशाला, अन्वेषण, असंगति का पता लगाना, 30 नंबर क्वेश्चन का, बताइएगा। चलिए, दुनिया वीरों से कम नहीं है, क्या बन रहे हैं, ऑप्शन सी अन्वेषण, ठीक है, बता दे चलिए और सब लोग। अन्वेषण अधिगम क्यों ऑप्शन ले रहे हैं आप लोग, मतलब किस आधार पर अन्वेषण कर रहे हैं, अभी रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है। पर अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, पाठ सागामी पढ़ना संप्रत्यात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए प्रभावी पाया जाता है। प्रयोगशाला, अन्वेषण अधिगम, देखिए अन्वेषण अधिगम के लिए जाने जाते हैं हमारे ब्रूनर, इनको भी जानते रहेगा, ब्रूनर के लिए जाने जाते हैं। तो अन्वेषण अधिगम मतलब खोज करके सीखना, जब आप खोज करके सीखेंगे तो जो आपका संप्रत्यात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने प्रभावी पाया गया, इफेक्टिव। अब देखिए, असंगति का पता लगाना, इसको समझिएगा, ये डिटेक्टिंग एन एनोमली, ठीक है, यानी अब इसको इसमें लगाइए, असंगति का पता लगाना संप्रत्यात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए प्रभावी पाया गया। पढ़िए इसको एक साथ, जैसे आपको 2 या 4 चीजें दे दें, अब उनमें कौन सी मतलब विसंगति है, मतलब क्या मैच नहीं हो रहा है, असंगति का पता लगाना। जब आप असंगति का पता लगाएंगे तो ये आपके संप्रत्यात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया जाएगा। अरे भाई, 2 चीजों में क्या समानता नहीं है, अगर असमानता है इसका पता लगाएंगे तो ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट मेकिंग में इफेक्टिव होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, 30 में से आपके कितने बने जरूर हमें बताइए, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है, डिसलाइक नहीं, लाइक, और कुछ ना लगे तो कुछ मत करिए, ब्लैंक रहिए आप लोग। तो आपके कितने बने जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, 24-30, ठीक है। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप प्रतिदिन जुड़िए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो अभी के लिए फिलहाल सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, राधे राधे।